नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर सज्जाद रजा साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से है, जो कि अपनी बात बहुत मुखर तरीके से रखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कब्जे वाले कश्मीर के विरुद्ध उन्होंने अभियान छेड़ रखा हुआ है और अभी यूएनएचआरसी की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने पाकिस्तान की अच्छे से पोल खोली है। तो आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। आपका ताल्लुक पीओके से है, पीओके कश्मीर से है, आपकी पार्टी है सर, इक्वल पार्टी सर। हाँ, ऐसे तो सर आपकी जो पार्टी है नेशनल इक्वलिटी पार्टी, तो सर मैं इसके थोड़ा जानना चाहूंगा सर, आपकी जो पार्टी है उसका क्या रोल है सर, उसका क्या एजेंडा है सर, क्या उसका जो है आइडियोलॉजी है सर, ये जानना चाहूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच अंकर जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। जी, पहली बात तो ये है अंकर जी, मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ है। इसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पिछले 73 साल से 73 इयर्स जो सिचुएशन रही है उसने जो रियासत जम्मू कश्मीर की डिफरेंट एंटिटीज हैं उनकी आइडेंटिटी के हवाले से उनको काफ़ी सेंसिटिव बना दिया है। तो समहाउ कुछ गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि तमाम एंटिटीज जो हैं विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको उनकी जो ड्यू प्लेस है वो मिले। तो ये रियासत जम्मू कश्मीर है और बेसिकली जो पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है दैट्स मेनली डोगरी स्पीकिंग एरिया। इसमें बल्कि कश्मीरी स्पीकिंग शायद हजारों में होंगे, लाखों में भी नहीं है। 40 लाख की आबादी है और बल्कि सारी को अगर देखें गिलगित बल्तिस्तान को मिला के तो इट्स 6 मिलियन पॉपुलेशन, और 6 मिलियन में कश्मीरी स्पीकिंग नॉट इवन 100,000, 1 लाख भी नहीं है, लेस देन, वो थाउजेंड्स में है। तो ये सारा मतलब जो पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड, ये डोगरी स्पीकिंग बेल्ट है एंड पीपल आर वेरी सेंसिटिव। तो पहली बात तो ये है कि हम पीओजेके के साथ हमारा ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी जो है नेशनल इक्वालिटी पार्टी, ये इसका पूरा नाम है नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL, और इससे मुराद है जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख। तो बेसिकली जो रियासत थी 15 अगस्त 1947 को हमारी पार्टी उस सारी रियासत की एक नुमाइंदा पार्टी है और हम ये समझते हैं कि इस रियासत को दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए, इसको यकजा होना चाहिए, और इसी के लिए हम जिदोजहद कर रहे हैं। हम मतलब जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो रीयूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, which is spread over 85,806 स्क्वायर माइल्स, 85,806 मरबा मील पे ये रियासत है, जिसमें अक्साई चिन भी आता है, जिसमें शख्सगाम भी वादी भी आती है, जो दोनों चीन के कब्जे में है, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, इसमें पीओजे के जो जिसको नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, सो कॉल्ड, वो भी है। अब ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने जो फाउंडेशंस जो ले डाउन की हैं, जो पिलर्स हैं हमारे, वो हैं पीस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। तो अमन, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और समाजी इंसाफ, ये हमारे 4 पिलर्स हैं हमारी पॉलिटिकल थॉट के। तो हम ये समझते हैं कि रियासत को अगर दोबारा मुत्तहिद किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पुरअमन जमहूरी जदोजहद के जरिए किया जा सकता है, जो सेकुलर बुनियादों पे हो। मजहब का तड़का लगाकर, मजहब की बुनियाद पर या फिर मिलिटेंसी के जरिए, टेररिज्म के जरिए या नॉन डेमोक्रेटिक जो एवेन्यूज हैं उन पे चल के किसी भी सूरत में हमारी रियासत दोबारा मुत्तहिद नहीं हो सकती है। इसलिए हम सिर्फ अमन, जमहूरियत और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जी सर, अभी आपने अपनी यूएनएचआरसी में अपनी बात रखी,
आपको नहीं लगता सर यूएन में बदलाव की बहुत जरूरत है? क्योंकि अभी तक दहशतगर्दी की डिफिनीशन ही यूएन नहीं बता पाया है। तो आपको नहीं लगता सर यूएन में अभी चेंज की बहुत जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात के साथ मैं सहमत हूँ, इत्फाक करता हूँ। यूएन के चार्टर में बदलाव की ज़रूरत है, यूएन के मैकेनिज्म में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन देखें, ये जो फोरम्स होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स, ये आपकी बात जो है ना वो दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया है। वो जरूरी नहीं है कि वो मसले को हल कर सकें। देखें ना, अब इनका अपना एक एजेंडा भी होता है। जो यूएन की 5 ताकतें हैं बड़ी, जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं, तो उनका अपना एक एजेंडा है, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म को, इस फोरम को वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि बाकी दुनिया जो है वो यूएन को इनके चुंगल से बाहर निकाले, इनके मतलब इनकी जो कैप्टिविटी है उससे बाहर निकाला जाए। और इसके लिए मैं ये समझता हूं कि इंडिया और चाइना दोनों को मिलकर मुश्तरका जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना ने बहुत अनवाइज किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, और चाइना इंडिया का खामखा दुश्मन बना हुआ है मुफ्त में, जिसका चाइना को किसी सूरत में फायदा नहीं होगा। चाइना को और चाइना की आवाम को इसका नुकसान होगा। पर मैं जब चाइना की बात करता हूं तो इससे मुराद मेरी चाइना मुल्क नहीं है, बल्कि चाइना की हुकूमत है। ऑब्वियसली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो बहुत गलत हिकमत अमली उन्होंने अपना रखी है। चाइनी सदर और उनके जो करीबी लोग हैं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक रिजेंटमेंट मौजूद है, एक इख्तलाफ मौजूद है। और मैं समझता हूं कि हमें उन लोगों को साथ लेके, तो अगर देखें चाइना और इंडिया दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये दुनिया की आधी आबादी है। चाइना की आबादी आप देखें 1.4 बिलियन है, और इंडिया की आबादी 1.35 बिलियन है। तो दुनिया की पूरी 6 बिलियन आबादी में से लगभग ये 45-48%, 47% ये सिर्फ दो मुल्कों की आबादी है। तो फिर ये क्लेम जो है ना वो यूएन के ऊपर भी बन सकता है। चीन का तो है, ऑलरेडी चीन एक मेंबर है, तो इंडिया का भी क्लेम एक जेन्युइन क्लेम बनता है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। 1.35 बिलियन लोगों को किस तरह आउट रखा गया वहां से? तो ये चीजें हैं पॉलिटिकल एक्चुअली सारी। मैं नहीं समझता कि वहां पे हमारे सारी बात सुनी जा रही है। अगर सुनी जा रही होती तो देखें 73 साल से इस तरह तो ना होता जो कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी चलें, लोगों तक बात पहुंचाने का एक जरिया है और वो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जी सर पीओजेके की बात करें सर, तो वहां पर अभी ह्यूमन राइट की करंट सिचुएशन सर क्या है? क्योंकि वहां से खबरें सर बाहर नहीं आ पाती है। सर इसके बारे में कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पीओजेके से और गिलगित बल्तिस्तान से खबरें बाहर नहीं जाती, क्योंकि वहां पे बहुत सख्त किस्म की सेंसरशिप है। अखबारात और मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी एजेंसीज के कंट्रोल में है, और अखबार कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं आपको एक ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ। अभी बिल्कुल रिसेंट में जब हम जिनीवा में थे तो हमने एक डेक्लेरेशन जारी किया जिनीवा से, पार्टी की तरफ से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात हो रही थी। तो हमने पार्टी की तरफ से एक एलामिया जारी किया जिसमें हमने ये कहा, पूरा तारीखी जो पस मंजर है वो बयान करके हमने ये कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने सूबा बनाया या आज़ाद कश्मीर नाम नेहाद इसको बनाने की कोशिश की, तो हम बगावत करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये हमारा एलामिया था। इसको हमने तमाम पाकिस्तानी अखबारात को, मीडिया को भेजा। किसी अखबार ने उसको कोई अखबार उसको पब्लिश नहीं कर सका। एक अखबार सिर्फ, जो हमारा जम्मू कश्मीर का अखबार है सदाए चनार, उसने इसको पब्लिश किया है। और वो भी बहुत ज्यादा मतलब उसको घुमा फिरा के और गिलाफ में लपेट के और हमारी बातों को बिल्कुल एक मतलब डिफरेंट रंग, बहुत सॉफ्ट करके, और मतलब वो चीज उस तरह, उस अंदाज में कि पाकिस्तान उसको कबूल कर ले। तो ये सूरत हाल है। हमारे जो अखबारात हैं पीओजेके के, उनके तमाम सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो इश्तिहारात मिलते थे पहले, वो सारे बंद कर दिए गए। और एजाज अब्बासी साहब, हमारे जो एडिटर हैं सदाए चिनार के, आप वो देखें उनके साथ क्या हुआ है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो मुकम्मल तौर पे मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
और ये अब सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत हमारी आवाज़ जो है वो बाहर निकलती है, या हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, और जो आज से आप देखें 10 साल पहले तक जब सोशल मीडिया आम नहीं था, तो पिछले 63 या 65 साल में आप देख लें हमारी स्ट्रगल कहाँ थी, और पिछले 10 साल में हमारी स्ट्रगल कहाँ पहुंच गई है। तो ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत हम इस वक्त मैं आपके साथ भी बात कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये तो बिल्कुल ही जो है वो एजेंसियों की गिरफ्त में है। और पीओजेके में तो जो कम्युनिकेशन सेटअप है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में है। उसको SCO कहा जाता है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अ कोर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वो उसको कंट्रोल करती है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत जबर का आलम है, और हमें दुख ये है, हमें अफसोस ये है, और मेरा गिला आपके साथ और आपके हवाले से जो हमारे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ, और पीस लविंग वर्ल्ड पूरी के साथ, और जो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक और पीस लविंग फोर्सेस हैं उनके साथ हमारा गिला ये है कि हमें हमेशा नजरअंदाज किया गया, किसी ने भी हमारे हक में आवाज बुलंद नहीं की, हमें हमेशा जो है वो कुर्बान किया गया। जिस तरह वो नहीं कहते, मतलब आप सेक्रीफाई कर देते हैं जी, ठीक है इसकी तो ये कुर्बानी लगा देते हैं, तो हमें हमेशा कुर्बान किया गया, हमारे मफादात को, हमारे फ्यूचर को। तो उम्मीद है कि अब ये रवश शायद तब्दील होगी, और अब मुमकिन है कि कुछ पॉलिसी तब्दील की जाए। जी सर, तो हम देखते हैं जब यूके और भारतीय जम्मू कश्मीर में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप सर क्या पाते हैं? सर वहाँ एक कश्मीर है, यहाँ पे कश्मीर है, सर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या, जो यहाँ पर कैसा है वहाँ पे कैसा, तुलना सर आप अगर करते हैं तो फिर कैसा सर आपको पाते हैं आप इसको? देखिए अंकर जी, मसला ये है कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं या हम मुवाजने की बात करते हैं, तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक का हो सकता है। कंपैरिजन देखें, आप एक मुर्गी का एक मुर्गी के साथ कर सकते हैं, एक भेड़ का एक भेड़ के साथ कंपैरिजन हो सकता है, एक ऊंट का एक ऊंट के साथ कंपैरिजन हो सकता है। ऊंट और मुर्गी का, या ऊंट और कंप्यूटर का, या ऊंट और ट्रैफिक लाइट का कंपैरिजन मुमकिन नहीं है। तो देखिए हालात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर कंपैरिजन करना है तो जो 1988 से पहले का, 89 से पहले का जम्मू कश्मीर था, उसका कंपैरिजन इस जम्मू कश्मीर के साथ किया जा सकता है जो पीओजेके है। क्योंकि 1989 के बाद वहां पे मिलिटेंसी जो है वो शुरू कर दी गई, वहां पे आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है, वहां पे टेररिज्म हो रहा है, वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ टेररिस्ट है, वहां पे पैसा करोड़ अरबों की, मतलब अरबों की तादाद में जो है वो रुपया पानी की तरह वहां पे अरबों खरबों रुपया भेजा गया, असला भेजा गया, टेररिस्ट भेजे गए। तो ऑब्वियसली उन उन लोगों ने और इन फैक्टर्स ने वहां पे जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो सिचुएशन है, उसको चेंज कर दिया। अब उसका कंपैरिजन यहां नहीं हो सकता। आज तक अनकर जी आप बताएं कि, या कोई बंदा, कि जम्मू कश्मीर जो पीओजेके है या गिलगित बल्तिस्तान, किसी बंदे ने आज तक किसी पाकिस्तानी फौजी पे एक पत्थर तक फेंका हो, किसी को गाली तक दी हो, तो किसी पुलिस पे एक जो है वो फायर तक किया हो। तो यहां तो हम मुकम्मल तौर पे, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं या नेशनल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे तो कभी किसी ने कोई हमला नहीं किया, उनको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, गवर्नमेंट के रिट को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन वहां तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। वहां तो लोग पाकिस्तानी झंडा उठाते हैं, वहां तो लोग कहते हैं जी हम, लोग से मुराद वो चंद लोग हैं, मुझे पता है ये भी कि वो दे आर लेस देन 2%, 1%। वो कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। वो उन्होंने घड़ियां अपनी पाकिस्तान के टाइम के साथ सेट कर दी थी। ये देखे ना, ये स्टेट की रिट को चैलेंज करने वाली बात है। और जब स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाता है तो ऑब्वियसली स्टेट्स जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक उनके साथ डील करती हैं। तो इंडिया ने भी डील किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया ने थोड़ा सा डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हुआ है, जिसमें कोलैटरल डैमेज जिसको आप कहते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। उसमें शायद कहीं पे कोई एहतियात भी नहीं बरती गई है, जिसकी वजह से आम कश्मीरी जो है, जो मासूम कश्मीरी है,
जो हम ये समझते हैं कि 1947 से वो कश्मीरी भारत के साथ खड़ा रहा है हमेशा, वो अपने आप को भारतीय कहता रहा है, तो वो कश्मीरी जो है वो मायूस हुआ है, वो कश्मीरी जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, वो कश्मीरी इन 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 पत्थरबाजों और इन संगबाजों और ये जो गन बरदार हैं इनके हाथों वो मजबूर हुआ है, और वो फिर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथों भी वो जबर का शिकार हुआ है। तो इस सूरत हाल को बदलने की जरूरत है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो उसका आज भी कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए आपके वहां पे जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहां पे बाकी छोटे एयरपोर्ट्स को तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन जम्मू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और लद्दाख में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी छोटे आप जो है वो पूंछ वो उनको आप छोड़ दें, जबकि जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक एयरपोर्ट है और वो है गिलगित में, और वो भी छोटे तैयारों के लिए है, और वो भी इन्होंने इसलिए बना रखा है कि गिलगित से इस्लामाबाद से या पिंडी से जब आपको गिलगित पहुंचना होता है तो वो ये जो सरकारी लोग हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, तो अवाम भी कभी कभी उससे मुस्तफीद हो जाते हैं। वरना जो POJK है जो जिसको नाम निहाद आजाद कश्मीर कहा जाता है, वहां कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। हालांकि अनखर जी आपको पता होगा कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन POJK की बाहर है, और 40 लाख में से सिर्फ 12 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ बरतानिया के अंदर रहते हैं। फिर पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक और मिडिल ईस्ट पूरा भरा पड़ा है। तो 20-22 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, लेकिन हमारे पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। हमारे लोग जाके पिंडी एयरपोर्ट, रावलपिंडी एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, और वहां जानवरों जैसा हमारे साथ सलूक होता है जब हमारे लोग यहां से जाते हैं, और फिर रास्ते में इनको लूट लिया जाता है। वो कहा जाता है ना, एक कहानी बनी हुई है कि एक जो है ना चोर किसी आदमी के घर में दाखिल हो गए, तो उसने आगे से बंदूक उठा ली, उसने कहा भी भागो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो चोर भाग गए। जब चोर भाग गए तो 10 मिनट के बाद पुलिस आ गई कि भाई तुम्हारे पास बंदूक है, तो तुम्हारे पास, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास बगैर लाइसेंस के बंदूक है। उसने कहा बंदूक है मेरे पास। वो बंदा हंसना शुरू हो गया, उसने वो बंदूक निकाली, उसने कहा भाई ये तो खिलौना है, तो मेरे पास तो बंदूक नहीं है। तो वो पुलिस वापस चली गई। 10 मिनट के बाद चोर फिर आ गए, उन्होंने कहा अच्छा हमें तुम डराते हो जाली जाली बंदूकों के साथ, निकालो जो कुछ है। तो ये हालत हमारे साथ हो रही है। एयरपोर्ट पे अगर हम बच जाते हैं तो रास्ते में हमारे लोग लुट जाते हैं। तो ये पोजीशन है हमारी। और जो मैंने UNO में कहा था कि हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है, ये गलत बात नहीं है, या ये कोई फ्रेज नहीं है, ये हकीकत में हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। लेकिन बहरहाल मतलब जो हालात हैं हमें उनमें जिंदा रहना है। मैं आपको देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एयरपोर्ट को तो छोड़े, एयरपोर्ट तो एक बड़ी चीज है, हमारे पास सड़कें तक नहीं है, और लोग सड़कें अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं। अनखर जी ये 21वीं सदी में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज हमारे लोग चंदा इकट्ठा करके सड़कें बनाते हैं। हम लोग प्राइवेट अस्पतालों में, और हम चंदा का इकट्ठा करके हम अस्पताल बनाते हैं, वहां पे प्राइवेट अस्पतालों में लोग इलाज करवाते हैं। हम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक रेफर करने के जो है ना, आप समझ लें सेंटर्स हैं। वहां जाएं, वो कहते हैं जी ठीक है, नहीं आप यहां इलाज नहीं हो सकता, आप पिंडी चले जाएं। स्कूल जितने भी हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए ये बुनियादी इंसानी हाजात हैं। रोजगार हमारे पास वहां मौजूद नहीं है, रोजगार का कोई जरिया, कोई वहां पे फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये अगर देखें जो रियासत है वो किस मकसद के लिए होती है। अगर रियासत आपको रोजगार नहीं दे सकती है, अगर रियासत आपको तालीम फराम नहीं कर सकती है, अगर रियासत आपको इलाज मालजे की सहूलत फराम नहीं कर सकती है, अगर रियासत आपको कम्युनिकेशन की सहूलत प्रोवाइड नहीं कर सकती है, सड़कें नहीं दे सकती है, तो उस रियासत को चाटना है आपने। वो रियासत आपको किस लिए चाहिए? देखिए ना, यूनानी दौर से जो यूनानी फिलासफर्स हैं, आज से हजारों साल पहले से रियासत का क्या तस्वर रहा है? रियासत की जरूरत क्यों महसूस की गई समाज के अंदर? एक डिसिप्लिन के लिए, एक नज्म नस्क के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास कोई नहीं है, कानून हमारे यहां कोई नहीं है,
कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इस रियासत को क्या करेंगे? और फिर देखें, जब हम कहते हैं कि हमें ऐसी रियासत नहीं चाहिए, तो हमें कहते हैं इंडियन एजेंट हैं, हमें कहते हैं रॉ एजेंट हैं। तो ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हम जिंदा हैं। चुनाव होने हैं सर गिलगित-बाल्टिस्तान में, तो आपको क्या लगता है सर फेयर इलेक्शन होंगे वहां पे? नहीं, बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं होंगे अनकर जी, क्योंकि देखें, पहली बात यह है कि इनकी नीयत कभी भी इलेक्शन करवाने की नहीं रही है, ये हमेशा सिलेक्शन करते हैं। प्री पोल रिगिंग होती है और फिर पोल्स के अंदर रिगिंग होती है। प्री पोल रिगिंग ये है कि इन्होंने हम पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। अभी जो इलेक्शन एक्ट 2020 इन्होंने जून में जो पास किया है, उसके तहत भी देख लें, हमें पार्टी तक रजिस्टर करवाने की इजाजत नहीं है, और हमारी तमाम एक्टिविटीज इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं इनके नजदीक। हम इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, हम कोई सरकारी ओहदा कोई नहीं ले सकते हैं, हम असेंबली रुकन नहीं बन सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तो एक रिगिंग ये होगी कि हम जो अपने अवाम की बात करते हैं, हम जो अपने अवाम के हकूक की बात करते हैं, हम उनके मफादात की बात करते हैं, वो इनके नजदीक गद्दारी है। और हम इंडियन एजेंट हैं, हम मतलब इलेक्शन में नहीं जा सकते, अवाम से हम राब्ता नहीं कर सकते। और फिर पोल्स के अंदर रिगिंग ये होती है कि गिलगित बल्तिस्तान में दूर दराज इलाकों में छोटे छोटे गांव हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पे मौसम जो है नवंबर में या अक्टूबर के बाद बर्फें पड़ जाती हैं। वहां पे लोग बेचारे कहां पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, और ये क्या करेंगे? इन्होंने संदूक वहां रखे होंगे, बॉक्स रखे होंगे, बैलेट बॉक्सेस, और ये ठप्पे लगा के वहां पे अपनी मर्जी के लोगों को वोट डाल देंगे। तो दो तरह की तो ये रेगिंग है। फिर तीसरी रेगिंग ये होती है कि जो इनकी मर्जी के बंदे होते हैं, सिर्फ उनको ये आगे आने देते हैं, उनको फिर ये प्रमोट करते हैं, उनके लिए फिर ये पैसा पानी की तरह बहाते हैं, और उनको मतलब वोट दिलवाने की कोशिश करते हैं। अगर वोट ना मिले तो खुद उनको फिर डिक्लेयर करवा दिया जाता है। तो ये इलेक्शन तो सारा फ्रॉड है। यहाँ पे कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे हमेशा सिलेक्शन होती है। सर ये पीओजेके को पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करता है, तो क्या लगता है सर ये मिलिटेंसी सर कैसे हो सकता है सर? मैटर ये मिलिटेंसी तो कोई इलाज नहीं है सर इसका, तो ये लॉन्चिंग पैड से सर दहशतगर्दों को जो घुसाते हैं सर, इससे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है सर। जी अंकुश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस मिलिटेंसी के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत मौजूद है पीओजेके के अंदर। एक हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के बाबर कादरी साहब, जो कि हमारे टीवी डिबेट में बहुत आम थे, उनको मार दिया, जबकि वो उन्होंने टीवी चैनल पे हिंदुस्तान के खिलाफ भी बहुत बोला है। हम लोगों ने उनको बैठाया है अपने टेलीविजन पे, फिर भी उनको मार दिया, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्यों मार दिया गया। देखिए, असल में बात यह है कि नफरत फैलाने के लिए या लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए एक बहाने की जरूरत होती है, और या मतलब इसको आप इस तरह से कह लें कि एक लाश की जरूरत होती है सियासत करने के लिए। ये जो सियासत है ना, तकसीम करने की सियासत, नफरत फैलाने की सियासत, तोड़ फोड़ की सियासत, इसके लिए लाशों की जरूरत होती है। और वो लाशें इनको चाहिए सियासत करने के लिए, वो लाशें इनको चाहिए नफरत फैलाने के लिए, वो लाशें इनको चाहिए अपने मकासद पूरे करने के लिए। तो ये इसलिए ये लाशें गिराते रहते हैं। बाबर कादरी साहब मेरे करीबी दोस्त थे, बल्कि हमारा उनके साथ कुछ अरसे से बाज़ाब्ता एक बातचीत चल रही थी, अलायंस की भी हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी जिंदगी बहुत थोड़ी थी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो देखें, ऐसी आवाजों को खामोश करने का ये मकसद है। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि उन्हें इंडिया ने मारा है, इंडियन फोर्सेस ने मारा है, और वो बहाना। लेकिन बाबर कादरी साहब ने कभी भी पाकिस्तान को, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को अपना वतन करार नहीं दिया। उन्होंने अपने अवाम के हकूक की बात तो हर जगह की है, लेकिन उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को मसले का हल, या ये नहीं कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं वहां पे। बाबर कादरी साहब ने कभी भी ये नहीं कहा। इनको ये मसला था, इनको ये प्रॉब्लम थी, इनको ये तकलीफ थी, इसलिए इन्होंने बाबर कादरी साहब को रास्ते से हटाया है कि ये बंदा तो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। क्योंकि जो लोग थोड़ी बहुत इनके लिए बात करते थे, वो बाबर कादरी साहब उनको भी समझाते थे कि भाई ये मसले का हल नहीं है, मसले का हल आपको इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रह के बातचीत के जरिए आपको मसले का हल तलाश करना पड़ेगा। तो वो अपना एक राइट मांगते थे, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के अल्फाज जो हैं वो बोलते थे।
इसलिए उन्हें हटाया गया रास्ते में से। सर चीन जो सीपीईसी के हवाले से प्रोजेक्ट बना रहा है सर, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, बिजली के पावर हाउस बना रहा है, दरियाओं का मोड़ रहा है, वहां के लोगों में बहुत गुस्सा है। तो इसका सर क्या वहां पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चीन का जो चीनी वहां तो मस्जिद भी तोड़ कर टॉयलेट मैंने सुना है कि किया गया, हमारे रिपोर्ट में आया है। तो ये जरा चाइना के थोड़ा अंदर, सा बिल्कुल ये चाइना के अंदर एक, मैंने भी एक न्यूज़ देखी थी कि एक मस्जिद को इन्होंने वहां पे टॉयलेट बना दिया। और चाइना में जो मुसलमान हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो आप सबके सामने है। चीन को पाकिस्तान बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है, और ये पाक चीन गठजोड़ जिसको कहते हैं वो है गठबंधन जिसको आप कहते हैं बुनियादी तौर पे। और इसमें ये दोनों के अपने मुफादात हैं। चीन बुनियादी तौर पे वो सी पैक कोई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट तो है नहीं है। पाकिस्तान तो एक सिर्फ एक राधा एक फैसिलिटेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना। वो सी पैक बनाने का मकसद ये है कि चीनी गुड्स जो हैं वो बाकी दुनिया तक आसानी के साथ पहुंचाई जा सके, कम खर्चे के साथ। तो ये चीन का प्रोजेक्ट है बेसिकली। और चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि यहाँ पे हमें सारी सहूलियात आप फराहम करो। और पाकिस्तान चूंकि एक बुनियादी तौर पे माशी तौर पे बहुत इंतहाई कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान, तो वो कहते हैं ना भूखा बेचारा जो है वो तो फिर दूसरे की बात सुनने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। पाकिस्तान के पास आतंक को फंडिंग करने के लिए पैसे सर कहाँ से आ जाते हैं सर? इतना गरीब मुल्क होने के बावजूद भी ये सर टेररिस्ट को फंडिंग करता है सर। एफएटीएफ की मीटिंग होनी है अक्टूबर में, क्या लग रहा है सर आपको, ये ब्लैक लिस्ट होगा? देखिए ये ब्लैक लिस्ट होगा या नहीं होगा इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो आतंक को फंडिंग ये करते हैं वो तो आर्मी के पास, देखे ना, आर्मी के पास वसाइल हैं। जो डायरेक्ट बजट है मुल्क का, पूरे मुल्क का डायरेक्ट बजट, उसका 25% से ज्यादा, डायरेक्ट बजट की मैं बात कर रहा हूं, वो आर्मी को जाता है। अब आप देख लें आर्मी की, पाकिस्तान में आर्मी कुल कितनी है, रिजर्व ये वो सारी छोटी मोटी इनके बाकी मिला के तो 10 लाख से ज्यादा नहीं है। रेगुलर आर्मी इनकी 6 लाख 6.5 लाख है या 7 लाख है। तो बाकी को भी आप मिला लें, अगर रेंजर्स वेंजर्स ये वो जो भी इनके आते हैं, तो ये 10 लाख से ज्यादा नहीं है। तो 10 लाख लोगों के लिए 25% पूरे बजट का, और बाकी 22 करोड़ 23 करोड़ के लिए 75%। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि बाकी मुल्क के पास वसाइल कितने, आर्मी के पास कितने। और ये आर्मी ही सारा कुछ करती है। पाकिस्तान तो एक गैरिजन स्टेट है, पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पे एक आर्मी का मुल्क है। पाकिस्तान की कोई आर्मी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान आर्मी का है। तो आर्मी के पास ये थोड़े मसाले। फिर आर्मी की एक अपनी एक कमर्शियल एम्पायर है वहां पे, पता नहीं आपको अंदाजा है या नहीं है, लगभग 54 जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तानी आर्मी रन करती है। जो दलिया और कॉर्नफ्लेक्स से लेकर ब्रेड से लेकर वो सीमेंट तक और असले तक वो बनाते हैं। और उसके बाद प्लाट वो बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज वो बनाते हैं, वो फिर बेचते हैं, सड़कें वो बनाते हैं, मतलब हर किस्म की चीज। तो पाकिस्तानी आर्मी बेसिकली एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। तो मतलब इस बजट को तो छोड़ दें, उस बजट के बाद बाकी उनकी वो जो इंडस्ट्री चल रही है, उस इंडस्ट्री की जो इनकम है वो सारा पैसा, तो वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है आतंक को की फंडिंग के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको प्रोमोट और प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको पालने के लिए। वो पाकिस्तान बेचारा तो, बाकी पाकिस्तान तो उसके पास रोटी नहीं है, वो कहां से देगा आतंक को पैसा, ये तो आर्मी देती है। जी सर, अभी आर्टिकल 370 और 35A को हटे 1 साल हो गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? आप इसके पक्ष में हैं 370 हटा और 35 से हटा? देखिए 370 जो है ना, बुनियादी तौर पे 370 हटने का मैं समझता हूं कि ये अभी मसला चूंकि अदालत के अंदर है, तो इसको ये कहना कि वेदर इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल और इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल या इट वाज राइट और रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में ये फिर मुनासिब नहीं होगा इस स्टेज पे कमेंट करना। क्योंकि एक चीज जब अदालत में होती है तो जो भी सिविलाइज्ड
या डेमोक्रेटिक अप्रोच रखने वाले जो भी लोग होते हैं वो उसको उस मसले पे फिर अपनी राय नहीं देते हैं। लेकिन और दूसरी तरफ ये है कि इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो इसको रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। फिर उनके अपने देखे ना, दो आर्गुमेंट्स हैं। एक तरफ जो कश्मीरी अवाम है उनका या कश्मीरी लीडरशिप है उनका आर्गुमेंट है जी कि ये 370 हमें जो है वो उससे हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट का या वहां की पार्टीज का, कुछ पार्टीज का ये मौकफ है जी कि ये यहाँ करप्शन हो रही थी और पैसा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और जो अथॉरिटी है जो थोड़ी बहुत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास थी उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, टेररिज्म को और मिलिटेंसी को खत्म नहीं किया जा रहा था। उनके अपना आर्गुमेंट है। तो ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन बेसिकली पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हम जो लोग हैं हमारा तो उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। हमारे लिए तो 370 1947 में खत्म हो गया था, हमारे लिए तो 35A 1947 में खत्म हो गया था। तो हमारे लिए तो आज तक किसी ने आवाज बुलंद नहीं की है। हम जो 60 लाख लोग हैं, हमारे लिए तो आज तक किसी ने नहीं कहा जी कि आपका 370 भी खत्म हुआ है, इसके लिए भी कुछ करते हैं, आपका भी 35A खत्म हुआ है, इसके लिए भी कुछ करते हैं। तो बेसिकली 370 और 35A इज नॉट आवर इश्यू। जो हम लोग हैं जम्मू कश्मीर के, ये हमारा इशू नहीं है। अब हमारी पार्टी जो है वो लकीली या फॉर्चुनेटली वो रियासत के हर हिस्से में मौजूद है। जम्मू में भी हमारी पार्टी मौजूद है, कश्मीर वादी में भी है, लद्दाख में भी है। तो हमने उनसे कहा हुआ है जी कि आप अपना हमारे वो जो हमारी जो वो बॉडीज हैं पार्टी की, वो मुकम्मल तौर पे एक आजादाना अंदाज में काम करती हैं। तो हमने उनसे कहा है कि वो अपना रद्द अमल दें, और वो अपना रद्द अमल देते रहते हैं अपने हिसाब से, वो जो मुनासिब समझते हैं वो बात करते हैं। लेकिन चूंकि मेरा खुद से मेरा ताल्लुक पीओजेके के साथ है, तो जहां तक पीओजेके की लोगों, और मैं ये समझता हूँ कि आप जो बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो ज़ाहिर है इन कॉन्टेक्स्ट विद पीओजेके है। पीओजेके के लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप वही पूछना चाह रहे हैं, वरना आपको तो पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों की क्या राय है। तो पीओजेके के लोगों का ये मसला ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो 370 हमारे पास तो था ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन में साइन हुए थे तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने भारत के साथ एक्सेशन नहीं किया। लेकिन वही सरदार पटेल साहब ने दोनों को, जूनागढ़ और हैदराबाद को तो एक्सेप्ट करा लिया, लेकिन कश्मीर भी नहीं हुआ था। कश्मीर ने कह दिया कि नहीं, हम 1 साल बाद सोच के बताएंगे। तब तक कवायदी ने हमला कर दिया और हरि सिंह जी को तब तक साइन करना पड़ गया। तब तक कोई धारा 370 35 का जिक्र नहीं था। सर, बाद में क्यों डाली गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये डाली गई है 27 अक्टूबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। क्योंकि जब एक्सेशन हुआ था तब तक तो कोई भी 370 जैसे जूनागढ़, हैदराबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर यहाँ पे क्यों इतना प्रॉब्लम हो गया? 1949 में भी नहीं बल्कि 52 में। देखें, इसका जो हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड है वो ये है कि जो कश्मीर के हमारे हुक्मरान थे महाराजा हरि सिंह जी जी, वो इंडिया के साथ भी इलाक नहीं करना चाहते थे एक्सेशन, और पाकिस्तान के साथ भी नहीं करना चाहते थे। उसकी एक ऑब्वियस रीजन है जो बड़ी आसानी से सबकी समझ में आ सकती है। वो ये है कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, ये एक मल्टी रिलीजियस स्टेट थी, मल्टी एथनिक स्टेट थी। तो इसको अगर ये मतलब वो जो उस वक्त एक डिवीजन की फजा पैदा कर दी थी, नफरत की फजा बरतानिया ने पैदा कर दी थी, बरतानवी हुक्मरानों ने बुनियादी तौर पे रियासत, देखे ना, सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे इंडिया में। पाकिस्तान भी 1947 से पहले तो इंडिया ही हुआ करता था ना। तो पूरे इंडिया के अंदर जो एक नफरत की, मजहबी बुनियादों पे नफरत और दुश्मनी की फजा पैदा कर दी गई थी, उसके असरात रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी थे। तो अगर महाराजा इलाक करते भारत के साथ, तो मुसलमान आबादी जो है वो जो मेजॉरिटी में थी वो हर्ट होती, और अगर महाराजा पाकिस्तान के साथ इलाक करते तो एक तरफ तो ये है कि जो हिंदू और सिख और ईसाई आबादी थी वो हर्ट होती, वो उससे मुतासर होती और शायद वो एग्री ना करती। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि महाराजा हरि सिंह वॉज अ विजनरी लीडर, वो बहुत देर दूर अंदेश हुक्मरान थे। उन्हें पता था कि ये जो पाकिस्तान बन रहा है, जिस तरह आप देख लें कि मौलाना आजाद जो पहले प्रेसिडेंट भी आपके हैं,
वो उन्होंने भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी। इवन जमात इस्लामी तक ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। जो भी उस वक्त विजनरी लीडरशिप थी, वो सारे लोग समझते थे कि ये जो पाकिस्तान बन रहा है ये गलत है, ये अंग्रेजों का एक एजेंडा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, वरना इसमें अवाम का कोई फायदा नहीं है। और महाराजा हरी सिंह इस वजह से महाराजा हरी सिंह पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं करना चाहते थे। और ये बाद में आप देखें, ये हालात ने साबित किया, बंगालियों ने पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी बड़ी तहरीक चलाई। बल्कि मुस्लिम लीग कायम भी ढाका के अंदर हुई बंगाल में 1906 में, लेकिन 25 साल के अंदर अंदर बंगाली इस नतीजे पे पहुंच गए कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, और वो अलग होने पे मजबूर हो गए। तो ये है कि इसलिए जम्मू कश्मीर के जो हमारे किंग थे, ही वाज अ विजनरी मैन। उनका ये अंदाजा था, उनको पता था कि भी ये पाकिस्तान के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आज जिस तरह आपने कंपैरिजन की भी बात की, आप कंपेयर कर लें जम्मू कश्मीर के लोगों को और हमारे लोगों को, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से या तामीर और तरक्की के हवाले से या सहूलियात के हवाले से क्या हालत है। तो महाराजा को पता था कि ये तो अपने अवाम को एक जहन्नम के गड़े में धकेलने वाली बात है, इसलिए उन्होंने इलाक नहीं किया था। तो महाराजा ने इलाक नहीं किया। अब महाराजा को ये जो भी स्टेट्स थी, इंडियन स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर, उनको जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान बना था और भारत को आजादी मिली थी, उसके तहत इन स्टेट्स को ये हक दिया गया था कि इनके हुक्मरान अगर चाहें तो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लें, अगर चाहें तो इंडिया के साथ एक्सेशन कर लें, और चाहें तो आजाद और खुद मुख्तार रहें। तो महाराजा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, महाराजा हरी सिंह ने जी, कि हम आजाद और खुद मुख्तार रहते हैं। लेकिन महाराजा की इस ख्वाहिश का इंडिया ने तो एहतराम किया। इंडिया को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो महाराजा ने ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे आपको। लेकिन इंडिया ने कोई जो है वो एग्रेशन या कोई इन्वेजन नहीं किया, कोई हमला नहीं किया रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर। जबकि पाकिस्तान, जिन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कर लिया था, उस पर बाज़ाब्ता साइन कर दिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे, एक दो तरफा माहिदा हो गया दो मुल्कों के दरमियान, दो हुकूमतों के दरमियान, और उसकी क्लियर वायलेशन करते हुए इन्होंने फिर 22 अक्टूबर को हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में जो कुछ मुजफ्फराबाद से लेकर उड़ी तक हुआ, वो अब बताने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है। तो अगर महाराजा उस वक्त कोई स्टेप ना लेते तो ये तो जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ये सारी की सारी इसको जो है वो जम्मू तक ये खत्म कर देते, जो इनका प्लान था। और फिर ये रियासत जम्मू कश्मीर पे जिस तरह इंडिया ने हैदराबाद पे कब्जा किया, या इंडिया ने जूनागढ़ को मतलब उस पर कब्जा किया या उनको अपने साथ में लाया, तो इनका प्लान ये था कि मतलब वो जो इंडिया की वहां पे फतह थी, या इंडिया की जो कामयाबी हैदराबाद और जूनागढ़ में थी, मनावादर में, इनका प्लान ये था कि ये उसको किसी तरीके से बराबर करेंगे। लेकिन कश्मीरी अवाम उसके खिलाफ खड़े हो गए। सबसे ज्यादा मज़ामत उस शेख अब्दुल्ला साहब ने की तारीख, उन्होंने नेशनल गार्ड्स बनाई, और महाराजा और बाकी जम्मू के लोग तो वैसे ही इसके खिलाफ थे। तो फिर महाराजा का, और इसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की सबसे बड़ी कुर्बानी है। ही फाट टिल द लास्ट ब्रेथ, लास्ट बुलेट एंड लास्ट मैन। उन्होंने 4 दिन तक इन लोगों को रोक के रखा, इनको उड़ी नहीं पहुंचने दिया, जिसकी वजह से ये श्रीनगर में नहीं पहुंच सके, इनका कब्जा नहीं हो सका। महाराजा ने एक्सेशन किया, इंडियन फौज आई, लेकिन वो एक्सेशन जो है दैट वाज अ प्रोविजनल एक्सेशन, जिसकी वजह से जो आपका सवाल है ना, वो एक्सेशन प्रोविजनल था। उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिया के हवाले किए गए थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। ये इंडियन पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर करण सिंह की तकरीर मौजूद है, उन्होंने भी, उनके सामने ये सारा कुछ हो रहा था। ही इज एन आई विटनेस। और बाकी भी सारा रिकॉर्ड आप देख लें, जो आर्काइव्स हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड है, उसको देखा जा सकता है। तो सिर्फ 3 चीजें जो हैं उनका एक्सेशन हुआ था। और फिर ये कहा गया था, नेहरू जी ने ये कहा था कि जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा था, तो उस वक्त अवाम से ये पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर के अवाम ये फैसला करेंगे कि वो उन्हें इंडिया के साथ किस तरह का सेटअप चाहिए, वेदर दे वांट टू एक्सीड टू इंडिया, या उन्हें कोई और जो भी निजाम है वो चाहिए। तो इस वजह से बाद में जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी शेख अब्दुल्ला साहब की जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके इलेक्शंस हुए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब आइन प्रपोज किया, सारा कुछ हुआ, तो उसके तहत फिर ये स्पेशल जो है वो टर्म्स या कंडीशंस जो हैं वो बनाई गई, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी गई।
लेकिन वो जो कंडीशंस उस वक्त रखी गई थी 1952 में, वो तो अब बिल्कुल, उसमें तो 99 से ज्यादा अमेंडमेंट्स शायद हो चुकी हैं, वो तो बिल्कुल अब उसकी वो शक्ल ही नहीं रही थी। अब तो ये एक बिल्कुल आप कह लें कि एक दिखाने की चीज रह गई थी जो 370 था। अदरवाइज इसमें कोई थोड़े बहुत फाइनेंशियल आप कह लें कि इख्तियारात थे जम्मू कश्मीर असेंबली के पास, और कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट देख लें आप, इलेक्शन कमीशन देख लें, बाकी सारी चीजें मेन जो है वो तो इंडिया के पास चली गई थी। और खुद जम्मू कश्मीर असेंबली ने मतलब लेजिस्लेशन करके दिया, यानी कि जबरन इंडिया ने वो चीजें की। जम्मू कश्मीर के लोग खुद ही कानून साजी करके करते रहे। तो ये इस वजह से ये जो एक सर्कमस्टांसेस थे, एक जो बैकग्राउंड थी, उसकी वजह से ये 370 लाया गया था। लेकिन 370 को अब जो खत्म किया गया, तो वो खत्म करने के बाद भी अब जो सूरत हाल है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कहती है 371 भी तो है ना। देखें इंडिया की 6-7 रियासतें जो हैं, या गलबन 8 रियासतें जो हैं जी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। जी जी, वो उन रियासतों को देखें स्पेशल स्टेटस है वहां पे। एक जो डोमिसाइल जो डोमिसाइल राइट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं वहां पे, और भी उनको एक सूची। तो वो देखें इस तरह की अरेंजमेंट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये सारा मसला है बुनियादी तौर पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब मैं कहता हूं तो जम्मू कश्मीर से मुराद जो इंडियन कंट्रोल्ड या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, जम्मू, लद्दाख और वादी, कश्मीर वादी। ये तो हमारा मसला तो नहीं है, क्योंकि हमसे तो इंडिया ने कभी भी नहीं पूछा। जम्मू कश्मीर असेंबली जो है, श्रीनगर असेंबली या आप कह लेंगे जम्मू असेंबली, वो तो खुद कानून साजी करती रही है अपने लिए। लेकिन हमसे तो आज तक उस महाराजा हरि सिंह के एक्सेशन के मुताबिक आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने इंडिया के साथ रहना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना है या नहीं रहना, आपकी क्या राय है, आपने क्या करना है। तो हम ये समझते हैं कि हमें भी ये राइट मिलना चाहिए, जो राइट जम्मू के लोगों को, जो राइट लद्दाख के लोगों को, और जो राइट कश्मीर वादी के लोगों को दिया गया था और हमेशा दिया गया है। उन्होंने वोट दिए हैं, उन्होंने अपनी असेंबलियां इलेक्ट की हैं, उन्होंने अपने लिए फैसले किए हैं, तो ये इस फैसले का हक हमें भी मिलना चाहिए, हम ये कहते हैं। सर आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर के मसले का हल क्या हो सकता है? डायलॉग से हो सकता है, कुछ कैसे होता है, क्या इसका हल हो सकता है? आप अपनी पर्सनल राय सर हमसे बताइए। जी अनखर जी, इसमें यह है कि डायलॉग के अलावा तो दुनिया में कभी कोई मसला हल नहीं होता। देखिए ना, पाकिस्तान ने कितनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ। 1948 की जंग, 47-48 की पहली जंग, फिर 1965 की जंग, फिर 1971 की जंग, और फिर 1999 की जंग। तो ये तो बाकायदा 4 जंगें लड़ी गई हैं ना। अब इन चारों जंगों में आप देखें कि कोई मसला हल हुआ? जंग के अंदर कोई मसला हल नहीं हुआ ना। 1947-48 के बाद भी मसला यूएनओ में चला गया, और जो भी बात हुई वहां पे बैठ के बात हुई। 65 के बाद ताशकंद का मसला हुआ, ताशकंद का मायदा किया गया, बातचीत जंग के जरिए तो हल नहीं हुई, मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह 71 में पाकिस्तान आधा चला गया, लेकिन उसके बाद भी शिमला एग्रीमेंट किया गया, वहां पे बैठ के चीजें तय की गई। तो 99 में भी आप देख लें कि इन्होंने हमला किया पाकिस्तान ने, तो क्या नतीजा निकला? तो ये है कि जंगों के जरिए मसले हल नहीं होते हैं, मसले हमेशा बातचीत के जरिए हल होते हैं। सवाल हवाले से था, जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क बने ना। भारत कह रहा है कि नहीं, जम्मू कश्मीर हमारे पास रहे, पाकिस्तान कह रहा है अपने पास। अगर आजाद मुल्क कश्मीर बनता है तो वो वही बलूचिस्तान वाला हाल नहीं हो जाएगा सर, कि वो पाकिस्तान हमला कर देगा बलूचिस्तान की तरह कश्मीर को कब्जा करने के लिए, अगर आजाद मुल्क बनता है सर कश्मीर। देखें अनखर जी, मसला ये है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। बलूचिस्तान पहली बात तो ये है कि आज़ाद नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का एक सूबा है। उस पर भी इन्होंने कब्जा किया, बलूचिस्तान पे भी कब्जा किया गया। वो मतलब जो पाकिस्तान बना था जिस वक्त, उस वक्त वो बलोच जो हैं उसके जो वास्ट एरियाज हैं, मेजॉरिटी जो है वो इनके साथ नहीं थी। पर वो चले एक अलग मसला है। देखिए, आज़ाद होना भी चाहते हैं या नहीं होना चाहते, पहला तो सवाल ये है ना कि आया रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहते हैं, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? अब ये मसला कैसे, इस चीज का तयन किस तरह होगा? देखिए ना, आप हैं, मैं हूं, बाकी हर बंदा जो हमारी बात इस वक्त सुन रहा है, हमारी गुफ्तगू, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका आप मेरे यहां पे गन रख के तो इस चीज का फैसला नहीं करवा सकते ना कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त। तो ये है कि
इसका हम ये समझते हैं कि एक तो डायलॉग है, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि इसका फ्रेमवर्क ये है कि रियासत सारी रीयूनिफाई होनी चाहिए। जी अच्छा, रीयूनिफाई कैसे होनी चाहिए? रीयूनिफाई उस तरह होनी चाहिए जिस तरह यूनाइटेड नेशंस ने कहा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान से, जैसे 13 अगस्त 1948 की रेजोल्यूशन है, प्रोबेबली इट्स 21 अप्रैल 1948 की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, बाद की रेजोल्यूशंस हैं। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से ये कहा था जी कि आप यहां से अपनी फौजें और अपने तमाम शहरी जो 15 अगस्त के बाद रियासत के अंदर दाखिल हुए उनको निकालें बाहर, सारे के सारे। उसमें किसी एक सिंगल आदमी को वहां रहने की इजाजत अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं दी और पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत किए। ये रिकॉर्ड सारा आप यूएनओ का रिकॉर्ड चेक कर लें। अब वो फौजी जब वहां से निकल जाएंगे तो उसके बाद यूएनओ ने कहा कि इंडिया भी अपनी ज्यादातर फौज बाहर निकाल ले, कुछ फौज लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखे, और रियासत के जो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं इनमें लोकल गवर्नमेंट्स कायम की जाए, लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का जो है वो मौका फराहम किया जाए, और फिर जाके एक इस्तिस्वाब राय हो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में, या एक ट्रांसपेरेंट जो भी सिस्टम बनता है, और फिर लोग ये फैसला करें कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल आया। और वो भी क्या है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान बीच में कैसे आ गया लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि पाकिस्तान तो पिक्चर में कहीं था ही नहीं ना। मसला ये था, सवाल ये था कि क्या महाराजा का जो एक्सेशन है वो लोग तस्लीम करते हैं या नहीं करते। ये रेफरेंडम होना है कि अगर महाराजा का एक्सेशन जो है वो लोग मानते हैं या नहीं मानते। पाकिस्तान कहां आ गया, पाकिस्तान से इलाक का मसला किधर आ गया बीच में। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये इशू बुनियादी तौर पे लोग कहते हैं जी ट्राईलैटरल, हम ये कहते हैं दिस इज नॉट अ ट्राईलैटरल इशू, दिस इज बेसिकली अ बायलैटरल इशू। एंड बायलैटरल वो नहीं जो अक़वाम मुत्तहिदा या बाकी लोग मुझे नहीं पता किस तरह कहते समझते हैं, इट इज बायलैटरल बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हम दोनों के दरमियान, मतलब हम एक तरफ हम हैं जम्मू कश्मीर के लोग, एक तरफ भारत है, ये हमारे दरमियान तनाज़ा है। ये मसला जब कहा जाता है ना जी कश्मीर का मसला, ये जम्मू कश्मीर का मसला, तो ये पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है, ना कोई सरहदी तनाज़ा है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का और भारत का एक मसला है। हमने आपस में तय करना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, और उसके लिए हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहते हैं, भारत से भी कहते हैं, पूरी आलमी दुनिया से ये कहते हैं। पाकिस्तान तो हमारी बात सुनता नहीं है कि जी हमें रीयूनिफाई किया जाए, हमें मिलने जुलने का हक दिया जाए, हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक बाल किए जाए, और फिर लोग जो फैसला करते हैं हमें उस पर कोई एतराज नहीं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारत को भी एतराज नहीं होगा। राजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, लगभग 1 घंटे का हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार।